अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में खुशामदीद कहते हैं। तमाम लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सबको खुशामदीद करते हैं इस दुआ के साथ कि हम बहुत अच्छा समझें और अच्छा सीखें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी समझने की जो क़ुव्वत है और मुझे समझाने की जो क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा फरमाए, आमीन। हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इंटेंसिटी नियर अ लार्ज चार्ज शीट। दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन। ये गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन है कि एक लामहदूद चार्ज शीट होगी इनफाइनाइट एक्सटेंट की, उसकी वजह से हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तमाम स्टूडेंट जब इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, जो अटेंड कर रहे हैं, वो लाजमी अपने साथ पेन या पेंसिल और नोटबुक रखें या कॉपी या रजिस्टर जिस पे आप नोट्स लिखते हैं। आपको लिखवाया जाएगा, आप उसे साथ साथ लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। इस डेट के लिए ओके। सबसे पहला जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ पे इस तरह से शुरू होता है कि कंसीडर अ लार्ज, लिख देता हूँ बोर्ड, कंसीडर अ चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, लामहदूद फैलाव, having uniform distribution of charge, uniform distribution of charge with surface charge density sigma, with सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा की अलामत से, ग्रीक वर्ड है ये, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। यानी एक चार्ज शीट का तस्वुर करें कि जो लामहदूद वसअत की है, इनफाइनाइट एक्सटेंट की है, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम कहते हैं कि इस पर चार्ज मौजूद है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लिए गए या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए। चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज शीट ही लेंगे। पॉजिटिव के लिहाज से बात करते हैं हम लोग, उसी को हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है इस डेट के लिए। तो एक चार्ज शीट लीजिए जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? यकसा तौर पे चार्ज तकसीम है। इसका मतलब है कि जितने भी उसके यूनिट एरिया हैं सब पे चार्ज की मिकदार सेम है। यानी फ़र्ज़ कर लें पहले यूनिट है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर पे 5 कूलम चार्ज है, दूसरा 1 बाई 1 सेंटीमीटर उस पर भी 5 होता है, तीसरा 1 बाई 1 उस पर भी 5। एक मिसाल दे रहे हैं समझाने के लिए। इसका मतलब है कि जितने भी आप यूनिट एरियाज़ बनाएंगे सब पर जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं है किसी टुकड़े पे 5 कूलम है तो अगले टुकड़े पे 10 कूलम हो गया, किसी पे 15 हो गया, किसी पे 12 हो गया। नहीं, हर टुकड़े पर, हर यूनिट एरिया पर चार्ज की क्वांटिटी सेम है। इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जिससे आपके सर के बाल होते हैं, आपने देखा होगा सर पे जो बाल होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और किसी किस्म की कोई डिसीज़ ना हो, क्योंकि फिर अगर डिसीज़ हो तो फिर कहीं बाल ज़्यादा होते हैं, कहीं कम हो जाते हैं इस डेट के लिए। और अगर सेहतमंद है हेड तो उस पर, और हेयर्स बिल्कुल हेल्दी हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नेचुरली, हर कहीं से कहीं चले गए। तो इसमें एक टर्म आई है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? उस शीट के यूनिट एरिया पे जो चार्ज की क्वांटिटी है, डेट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसका फार्मूला इस तरह से होता है, सिग्मा से उसे शो करते हैं। इसका मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी आप जो है उसके एरिया को, शीट के एरिया को चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट एरिया पे जो चार्ज की क्वांटिटी है वो हासिल हो जाएगी। यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है वो पता चल जाएगा। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम दिया गया है। इसकी मिसाल ऐसी है कि फ़र्ज़ कर लें कि 100 बनानाज हैं। कितने बनानाज? 100 केले। अब अगर आप फ़र्ज़ कर लें 100 केलों को 20 से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें? 20 से डिवाइड कर दें। नहीं, इस तरह नहीं, 20 बनानाज हैं। कितने? 20। हाँ, मिसाल बन नहीं रही। 20 केले और वो 100 रुपये के हैं, फ़र्ज़ कर लें 100 रुपीज़ के हैं। अब बन जाएगी 20 बनानाज हैं, 20 केले और कितने रुपए के? 100 रुपये के हैं। तो अगर 100 को 20 बनाना से डिवाइड करेंगे तो एक बनाना की वैल्यू पता चल जाएगी।
100 रुपीज़ को 20 बनाना से डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करें, तो इसका मतलब है एक बनाना, एक केले की कीमत क्या है वो पता चल जाएगी। कीजिए 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो ऊपर आया 5 रुपीज़ और नीचे क्या आया, नीचे 1 बना, वो कौन है, वो बनाना है। यानी इसका मतलब है कि एक केले की कीमत 5 रुपये होगी। तो याद रखिएगा किसी भी क्वांटिटी को, यानी चार्ज को जब आप एरिया से डिवाइड करेंगे तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह आप मार्केट में पेन खरीदने के लिए जाएँ, बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, आप पूछते नहीं है कि भाई पेन कितने का है, तो क्या शॉपकीपर आपको पूरे डब्बे के पेनों की कीमत बताते हैं? नहीं, वो आपको रेट बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये 20 रुपीज़ का पेन है फ़र्ज़ कर लें, तो इसका मतलब है कि वो पूरे डब्बे के पेनों की कीमत नहीं है, एक पेन की कीमत है। इस रेट क्लियर? तो रेट हमेशा 1 पे देखा जाता है, यूनिट पे देखा जाता है। तो जब चार्ज को एरिया से डिवाइड करेंगे तो यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है वो पता चलेगा, उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा, और चार्ज जो है वो क्यू से शो किया जाता है, एरिया को ए से शो किया जाता है। फ़र्ज़ कर लें चार्ज क्यू है और एरिया यूनिट एरिया है, उस पर चार्ज क्यू की मिकदार है। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे हम, ए को यहाँ भेजें, ए डिवाइड में आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्यू रह गया, साइड चेंज करें। जब आप साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा है। इसका मतलब है कि चार्ज क्यू एरिया ए पर डेंसिटी की फॉर्म में ये होगा, सिग्मा इंटू ए। डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एरिया पे कितना चार्ज है कि वो पता चल जाएगा। तो ये वही चीज़ है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे तो जो बाद में इस्तेमाल होगी। ओके, आइए अब डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो सकता है, कोशिश तो करते हैं कि एक ही वीडियो 20-25 मिनट में हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता कोशिश के बावजूद। डायग्राम बनाइए ज़रा, अभी मिटाना पड़ेगा भाई। ये इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात भी करते जाएं ना साथ साथ। फर्स्ट कर लें कि चार्ज शीट है, क्या है ये आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में, दिस इज़ अ चार्ज शीट। ये चार्ज शीट ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे नहीं है बल्कि चार्ज शीट यूँ रखी हुई है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव। तो जाहिर है फील्ड ऊपर भी होगी और फील्ड नीचे भी होगी, तो इंटेंसिटी ऊपर भी होगी और नीचे भी। इस शीट के ऊपर एक पॉइंट पी है, जो शीट है इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इसके नज़दीक। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, फर्ज कर लें यहाँ देयर इज़ अ पॉइंट पी एंड वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। जाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी होगी। अब इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कितनी है यह हमें कैलकुलेट करनी है। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है वो मालूम करने के लिए गॉस का कानून इस्तेमाल करना है, गॉस की एप्लीकेशन है ये। रेट क्लियर? तो गॉस क्या कहता है, गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो गॉसेस लॉ तो तब इस्तेमाल होगा जब आप क्लोज सरफेस बनाओगे। तो यहाँ पे हमें क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी, जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि हमें गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्लोज सरफेस बनानी होगी। क्लोज सरफेस बनाएंगे, फिर उससे दो फार्मूलों के ज़रिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, एक विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ निकालेंगे और फिर बाद में दोबारा उसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बाय ऑन डेफिनेशन मालूम किया जाएगा। याद है आपको, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वाला फार्मूला, ये पिछली वीडियो में भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो उसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ जो क्लोज सरफेस बनाई जाएगी वो होगी सिलेंडर की शक्ल में। जिस तरह आपने देखा है ये इसकी जो शेप है सिलेंडर की शेप कहलाती है, इसकी शक्ल में जो है हम क्लोज सरफेस बनाएंगे। इस तरह के पॉइंट पे इसके एक सरफेस एरिया के ऊपर आ जाए, अपर सरफेस एरिया के ऊपर लाई करे, इस तरह से आपने बनाना है। और याद रहे कि यहाँ पे जो आप एरिया लेंगे यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे वो ए लेंगे, याद रखिएगा, कैपिटल है। यस बनाइए। तो यहाँ पर आपने क्लोज सरफेस सिलेंडर की शक्ल में बनानी है, तो सिलेंडर बनाइए। अब मुझे आपके सामने आना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, और इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, दोबारा बना लेंगे इसे। ये जो सिलेंडर है आपने इस तरह से बनाना है कि शीट को क्रॉस करते हुए जा रहा है। तसव्वुर करें
ये जो सिलेंडर आप बना रहे हो ये शीट को क्रॉस करते हुए जा रहा है, ये हकीकत में नहीं है, ये इमेजिन करना है, इमेजिनरी सिलेंडर है ये, हकीकत में नहीं है, बात ध्यान में रखिएगा। वो शीट कट गई तो चार्ज ही चला जाएगा, चार्ज चला गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ही खत्म हो जाएगी। ये इस तरह का मामला है। देखें इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, दोबारा बना लें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, ये तो हम डिस्कस कर चुके। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। ये आपने चार्ज बनाया तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऊपर भी जा रही होंगी, नीचे भी जा रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स भी शो कर दें। यस, इस तरह से। फिर वो सामने आना पड़ गया, सॉरी, अगर सामने नहीं आएगा तो सही तरह से लाइन बन नहीं पाती हैं। तो चीज़ों को बिल्कुल साफ बनाने के लिए बाज़ औक़ात उनके बिल्कुल फ्रंट पे आना पड़ता है। इस रेट के लिए ये देखें ना, ये यहाँ पे भी चार्ज मौजूद है। ये जो शीट का एरिया है, याद रहे कि शीट का एरिया क्या लिया हमने, एरिया है। तो इलेक्ट्रिक लाइन नीचे भी जा रही होंगी, उसी तरह इस तरह ऊपर जा रही हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन नीचे भी होंगी। ओके, तो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये है आपकी चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट है, याद रहे, ये क्या है, इनफाइनाइट भी कहते हैं इसको, लार्ज चार्ज शीट भी कहते हैं। और ये क्लोज सरफेस है जो सिलेंडर की शक्ल में आपने बनाई है। ये जो सिलेंडर है दिस इज़ क्लोज सरफेस। ओके, सही है भाई। तो आपने इस तरह से क्लोज सरफेस बना ली सिलेंडर की शक्ल में जो शीट के अंदर से पास हो रही है, इस तरह से कि इसका जो एरिया है सिलेंडर का वो ए लिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर कितना लिया गया है, ये ए लिया गया है। ओके, अच्छा, अब देखें ये जो क्लोज सरफेस आपने बना ली, इससे गुजरने वाला फ्लक्स आप कैलकुलेट करना है आपने बाय गॉसेस लॉ, और उसके बाद फिर विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन डेफिनेशन ई डॉट है। तो लिखिए नहीं से तमाम स्टूडेंट्स, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते भी जाएं। देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, कॉमा डालिए, V, हम WE, V मेक यूज़ ऑफ गॉसेस लॉ, we make use of Gauss's law, full stop. For this purpose, अब इस मकसद के लिए क्या करेंगे, for this purpose consider, हम इमेजिन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। इमेजिन का मतलब भी यही होता है, तसव्वुर करें, क्या करें, इमेजिन करें, तसव्वुर करें। Imagine a closed surface, a CLOSED, a closed surface in the form of a right cylinder, in the form of a right cylinder, बिल्कुल सीधा सिलेंडर है, in the form of a right cylinder crossing area A of the sheet, crossing area A of the sheet, चार्ज शीट, इसे मुराद ये चार्ज शीट, क्रॉसिंग एरिया A of the sheet। such that point P lies का मतलब है वाक़ होना, point P lies at the end surface of the cylinder, at the end surface का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपरी सतह है ये वाली या ये कोई एक ले लें, एंड सरफेस, आखिरी सतह, ये वाला पॉइंट, ये एंड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एंड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, अच्छा, अब हमें इस सिलेंडर से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे अब दो तरीक़ों से। पहले विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, नई लाइन से लिखें, now
वी फाइंड WEV, अब हम मालूम करते हैं। नाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर बाय गॉसेस लॉ, थ्रू द सिलेंडर बाय गॉसेस लॉ, मिटाना पड़ेगा। बाय गॉसेस लॉ, आप गॉसेस लॉ के ज़रिए आप बना रहे हैं। गॉसेस लॉ क्या था, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला बराबर होता है 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, क्या आएगा यहाँ पे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। क्या आप बता सकते हैं कि जो आपने सिलेंडर बनाया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कितना चार्ज बंद है, बस वही करना है, जितना भी चार्ज सिलेंडर में बंद है वही चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स निकल आएगा। यस, कैन एनीबॉडी टेल? क्या आप सोच सकते हैं कि किस तरह निकालेंगे? यस, इट इज़ ईजी। देखिए यहाँ याद रखिए कि जो हमने शीट ली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने शीट का यूनिट एरिया लिया है A और उस पर चार्ज कितना है Q। यहीं से बात हमने डेंसिटी की शुरू की थी कि शीट का जो एरिया है उस पर चार्ज Q है, याद है? ओके। अब आपने जो सिलेंडर लिया है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A लिया है, तवज्जो रहे, ये एरिया भी कितना लिया है A, यानी ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया A है और ये वाला एरिया भी A है। तो याद रहे कि जब सिलेंडर शीट को काट रहा होगा तो शीट का कितना एरिया कट करेगा वो, A कितना, जो शीट का एरिया कट होगा ये भी कितना होगा, बोलिए, यही तो कट होगा ना। तो जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है उतना ही ये, तो बीच में से भी अगर इसका पीस करेंगे, पीस काटने के बाद सामने करेंगे तो उसका एरिया भी क्या होगा, यही होगा। इज डेट क्लियर? तो इसका मतलब है जब ये शीट को क्रॉस कर रहा होगा तो एरिया एक शीट का क्रॉस करेगा, और हम जानते हैं कि शीट के एरिया में चार्ज कितना है Q, तो इसका मतलब है सिलेंडर में फिर चार्ज Q बंद हो जाएगा। कितना, एरिया में चार्ज Q है तो सिलेंडर में कितना चार्ज आएगा, Q चार्ज बंद हो जाएगा। तो ये वो चार्ज होगा जो सिलेंडर के अंदर बंद होगा, ये टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर या क्लोज सरफेस कहलाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज एनक्लोज है वो कौन होगा, वो Q होगा, याद रहे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/ε0 टोटल चार्ज एनक्लोज की जगह क्या Q। अब क्या करेंगे, अब ये तो हमें पता ही है Q बराबर है सिग्मा A के, तो यहाँ पे Q की जगह सिग्मा A पुट कर देंगे। तो 1/ε0 Q की जगह आ गया सिग्मा मल्टीप्लाई बाय। ये बात कहाँ से पता है हमें, इक्वेशन नंबर 1 से पता है, बोर्ड पे लिखी हुई है। तो Q की जगह सिग्मा A, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके रोक दें। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया बाय गॉसेस लॉ। अब दोबारा हम इस सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, बट विद बाय यूजिंग इट्स ओन डेफिनेशन। तो इसकी जो अपनी ज़ाती तारीफ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो क्या है कि किसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करने के लिए इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ एक मसला है, अब नई लाइन से लिखिए पहले, ये बना ली इक्वेशन सबने। आपके पास रजिस्टर कॉपी होनी चाहिए और साथ में पेन होना चाहिए ताकि आप सुनते भी जाएं और साथ साथ नोट्स भी तैयार करते जाएं। ओके, नई लाइन से लिखें, नाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन थ्रू द सिलेंडर, by using its own definition, by using its own OWN, by using its own definition, फुल स्टॉप के बाद लिखें। अब इसको, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस पर्पस कॉमा डालिए, हम WE divide the cylinder into 3 surfaces, अब इस सिलेंडर को जो है हम 3 सतहों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का एरिया के साथ तो सतह होनी चाहिए उसके लिए। तो आप गौर करें, जो सिलेंडर होता है उसकी 3 सरफेसेज होंगी। एक तो ये होगी, ये वाली सरफेस, ये बॉटम सरफेस है, और एक इसकी अपर सरफेस होगी, यानी ये वाली ऊपर वाली सतह। कितनी सरफेसेज हो गई, 2। और तीसरी होगी कट सरफेस, कितनी हो गई, 3 सरफेसेज। तो याद रहे कि 3 सरफेसेज हैं, तो हम हर सरफेस के एरिया का इंटेंसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे।
अपर सरफेस से अलग निकालेंगे, बॉटम सरफेस से अलग निकालेंगे और कर्व सरफेस से अलग निकालेंगे, फिर तीनों को जमा कर लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा कितना होगा सिलेंडर से गुजरने वाला बाय यूजिंग ऑन डेफिनेशन। तो 3 सतहों में इसको आपने डिवाइड करना है दोबारा से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए ताकि रिकॉल करने में आसानी हो जाए। मैं कहाँ लिखे, जगह ही नहीं छोड़ी, यहाँ लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है 1/ε0 सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आप भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस मकसद के लिए आपने अब हमें फ्लक्स दोबारा निकालना है, तो उसके लिए हमने सिलेंडर को 3 सतहों में डिवाइड किया है। इस सरफेस को हम S1 बोलेंगे, इस सतह को क्या बोल देते हैं, S1। ये जो सरफेस इसको बोल देंगे S2, और जो कर्व सरफेस है इसको क्या कह देंगे, S3। 3 सरफेस, S4 सरफेस। अच्छा, ये जो ऊपरी सतह है ये S1 सरफेस, क्या बता सकते हैं इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। एन कैप से शो करते हैं। किसी भी सतह की डायरेक्शन, रकबे की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, इस पर भी तफसील से गुफ्तगू कर रखी है। और ये जो सतह है इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर किस तरफ होगी, नीचे की तरफ। और जो कर्व सरफेस है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकती है। अगर यहाँ लेंगे तो इस तरफ, यहाँ लेंगे तो इस तरफ, कहीं से भी देखिए। जो कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस परपेंडिकुलर होगी, डायरेक्शन इस तरफ होगी या उस तरफ होगी या इस तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर होगी कर्व सरफेस पे जो डायरेक्शन है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू S3 सरफेस। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब बताइए, तीनों सतहों से अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे। पहले ऊपरी सतह से निकालेंगे, इसका एरिया है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन से पास हो रही है तो फ्लक्स तो होगा ना। इलेक्ट्रिक लाइन की तादाद जो किसी सतह से गुजरे वो फ्लक्स कहलाती है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो फ्लक्स होगा वो कैसे निकलेगा, देखिए हम जानते हैं φE_S1। इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, एरिया के साथ। ई का इंटेंसिटी का इस एरिया, एक इसका एरिया कितना है भाई, ए है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हम जानते हैं, डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। याद है ना, ए डॉट बी पिछली वीडियोस में तफसील से बात होगी, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ई डॉट है ये कॉस थीटा। अब थीटा किसके दरमियान एंगल है, इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान या इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान, यस डायरेक्शंस के दरमियान। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऊपर, एरिया परपेंडिकुलर लेकिन डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान एंगल 0 है, कॉस थीटा की जगह है 0। और सब जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस। तो ऊपरी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ये होगा, ई ए के बराबर। इसको हम φE_S1 से शो करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि जो निचली सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, जिस तरह इलेक्ट्रिक लाइन ऊपर जा रही है उसी तरह नीचे भी आ रही हैं। तो चूंकि ये भी एरिया ए है और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी तो यही होगा, क्या, ई ए। इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यही निकलेगा। तो सेम फ्लक्स होगा, द सेम फ्लक्स विल पास थ्रू किससे गुजरेगा, S2 सरफेस से, जो निचली सतह है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, φE_S2 और साथ में क्या लगा दें, E। तो आपने देखा कि उससे भी यही फ्लक्स पास होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी E इंटू ए ही होगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया। क्या बता सकते हैं कर्व सरफेस से कितना गुजरेगा, जो ये कर्व सरफेस है उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0। कितना होगा, 0। बताएं क्यों, इसका जवाब भी मौजूद है कि कोई सतह अगर फील्ड के पैरेलल हो तो इलेक्ट्रिक लाइन उसको क्रॉस करके पास नहीं हो सकती, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। क्योंकि फ्लक्स कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन की उस तादाद को जो किसी एरिया से गुजरे। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन सीधी जा रही है और ये जो कट सरफेस है उसके पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो लाइनें ऊपर जा रही हैं, पैरेलल है इस सतह के, कोई लाइन इसको क्रॉस करके पास नहीं हो सकती, लिहाजा कोई फ्लक्स नहीं होगा। और दूसरा जवाब मैथमेटिकल आंसर, इलेक्ट्रिक लाइन्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और इसकी कर्व सरफेस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया, 90। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो थीटा की जगह 90 आएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो कर्व सरफेस है उससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 ही होगा, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख लिया होगा आप लोगों ने यकीनन, लिखें द फ्लक्स थ्रू curved surface will be 0
एज इट इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अब क्या करेंगे बताइए, फाई ई एस 3 कह रहे हैं ना इसे, दैट इज़ 0। अब ये तीनों जो इंडिविजुअल फ्लक्सेस आपने निकाले हैं सबको पुट कर